चलो, तो अपन मिर्जापुर का सॉरी कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं यार, कंफ्यूज कर दो। कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, वीडियो ऑन कर दिया ना, कर दिया। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, तो हाँ डिटरमिनेंट हो गया ना, कौन पूछ रहा है, डिटरमिनेंट हो गया भाई, कंप्लीट। डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। वो उसमें ना लास्ट में कुछ पार्ट दिया हो सकता है, मॉड्यूल में आप देखोगे ना, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट दिया हुआ, कुछ भी नहीं, वो सॉल्व करने वाला ही है, वो उसने अलग से दिया हुआ, बाकी और सॉल्व करने वाला ही है उसमें, है ना। चलो, हर्षल गंतारा, आप लेट हो गए, तो अपन ने बहुत लेट हो गए आप तो यार, अब तो क्लास ही खत्म होने वाली है, इतने लेट आए हो आज आप। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप के सिस्टम की बात होती है। एक तो होता है अपना कार्टेशियन सिस्टम, एक तो होता है अपना कार्टेशियन सिस्टम, और एक होता है अपना पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन सिस्टम और एक पोलर कोऑर्डिनेट। जनरली क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में अपन दो टाइप के सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम की बात करते हैं, एक तो कार्टेशियन सिस्टम है और एक पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन सिस्टम तो आप लोग यूज करते हुए आ रहे हो, वो जो है वो कार्टेशियन सिस्टम ही है, मतलब यहाँ पे लेट्स से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे हो एक्स कॉमा वाई, तो दिस डिस्टेंस इज द वाई एंड दिस डिस्टेंस इज द एक्स, मतलब उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, ठीक है। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस उल्टा चलता है ना, और y जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और जहां तक डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसलिए मोड लगा लेना, डिस्टेंस की बात करेंगे तो मोड लगा लेना, ठीक है। अभी स्टार्ट ही करा भैया, जितने बच्चे लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्ट ही करा, ये पहली स्लाइड है बस, पहली स्लाइड, इतना ही लिखा मैंने और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो दिस इज डिस्टेंस, और इसमें एक नाम और आपने यदि सुना हो तो एक्स को अपन बोलते हैं एब्सिसा, सुना है क्या कभी ऐसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोटी और भुज, भुज और कोटी, एक्स भुज और कोटी, सुना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो ये तो अपना कार्टेशियन सिस्टम हो गया। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि अपन किसी भी पॉइंट को r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है, इसमें भी लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसको r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, where r is the distance from origin, r is the distance from origin, and theta, what is theta? Theta is the angle with x-axis, positive x-axis of line. R is the distance from origin, theta is the angle with positive x-axis of line joining point to origin. Angle with positive x-axis of line joining from point to origin, मतलब क्या कि लेट्स से ये पॉइंट मैंने बोला P, इसके कोऑर्डिनेट यदि मैं r कॉमा थीटा बोल रहा हूं तो इस r कॉमा थीटा का मतलब क्या है, r का मतलब है इसको यहां से ज्वाइन कर दो, दिस इज r, और थीटा का मतलब है इसका यहां से एंगल, दिस इज थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इससे
एंगल का कन्वेंशन ध्यान रखना, जैसा आप लोग यूज करते हो एंगल का कन्वेंशन ध्यान रखना, ठीक है। क्या एंगल का कन्वेंशन की आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव आएगा। जैसे इस एंगल को मैंने अभी इधर से थीटा लिया है, इसको आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से लेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा भी अपन बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नाउ आर कॉमा थीटा में क्या है कि जैसे आर क्या है, दिस इज आर, दिस इज आर, ओपी इज द ओपी इज द। तो क्या होता है, कोई भी पॉइंट जब होता है कोऑर्डिनेट में तो उस पॉइंट को जनरली अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोमा वाई लिख देते हैं सिंपल, और या फिर आर कोमा थीटा लिख देते हैं। तो आर कोमा थीटा का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, लेट्स से मैंने बोला 2 कोमा पाई बाय 4, मान लीजिए मैंने बोला 2 कोमा पाई बाय 4, तो 2 कोमा पाई बाय 4 का मतलब उसका आर हो गया 2, थीटा हो गया पाई बाय 4, तो आर 2 हो गया और थीटा पाई बाय 4 होने का मतलब ये हुआ कि अप्रोक्स में यहां पे मान लूं ये 2 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया। तो अब यदि आपको इसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में कंपेयर करना हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में, तो वहां पे भी ले जा सकते हैं, वहां पे भी ले जा सकते हैं। ये आ गया 2 cos पाई बाय 4 और ये हो जाएगा 2 sin पाई बाय 4, मतलब √2, 2। तो कार्टेशियन सिस्टम में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, कार्टेशियन सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट हो गए √2, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोलर कोऑर्डिनेट में वो हो गया 2 पाई बाय 4। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। थीटा रेडियन में, हाँ थीटा रेडियन में मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आप r cos थीटा r sin थीटा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक पार्ट हो गई है ना। पर जनरली अपन क्या है, अपन कार्टेशियन सिस्टम ही यूज करेंगे, अपन पोलर कोऑर्डिनेट बहुत कम यूज करते हैं, पर कभी क्वेश्चन में दे दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करके आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अपन 99% तो अपन ये यूज करते हैं, 99%। कोई पूछ रहा था इसको क्यों यूज करते हैं, इसका जरूरत क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें इससे इजी हो जाती है, कभी अपने को ये थीटा देखना होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस देखनी होती है, तो कुछ चीजें कभी कभी हो सकता है पोलर कोऑर्डिनेट से जितनी जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हो सकता है यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए, इसलिए अपन ने वो 2 टाइप के सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है, राइट। डिपेंड करता है तो अपन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। चलो इसको लिख लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से सबको आता ही है। लेट्स से a पॉइंट x1 y1, b पॉइंट x2 y2, तो ab की जो डिस्टेंस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 लिख लो या x2 माइनस x1 लिख लो, y1 माइनस y2 लिख लो, y2 माइनस, ठीक है। बताया था एटम्स के लिए। ओके आयुष, ओके आयुष। सेकेंड इज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में 2 टाइप के होते हैं, सेक्शन फॉर्मूले में 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल डिवीजन
और एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, लेट्स से दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2 एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट P। तो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब आपको AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू m/n दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। हाँ हाँ, सबको पता है, ऐसे याद रखना। देखो, हाँ उल्टा भी ले सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले में उल्टा भी ले सकते हैं। याद ऐसे रखना, क्रॉस। मतलब आप क्या करो, जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाना ना, सबसे अच्छा लगेगा ऐसे लाइन बना लो, एक पॉइंट इधर लिख लो, एक पॉइंट इधर लिख लो, यहाँ पे m, यहाँ पे n, जो भी रेशियो दिया हुआ है ना, और ऐसे लगाओ क्रॉस mx2 प्लस nx1 upon m plus n. Very similarly, my2 plus ny1 upon m plus mx2 plus nx1 upon m plus n और my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। और इसी से अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, 1:1 वाला होता है मिड पॉइंट। ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। तो इसका मिड पॉइंट होता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दैट इज x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर होता है, लाइन के बाहर होता है। ठीक है, मतलब उसमें जो है दो पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। ठीक है, तो ये आपका एम है और ये आपका एन है। पॉइंट उधर ए बी को एक्सटेंड करके हो सकता है, और या फिर ए इधर है, बी इधर है, यहां पे पी है, तो भी आप एपी अपॉन पीबी, मतलब कुल मिला के ना देखो, रेशो यहां पे भी एपी अपॉन पीबी का लिखा था, यहां पे भी अपन एपी अपॉन पीबी का लिखेंगे, एपी बीबी, यहां पे भी अपन एपी और पीबी का ही रेशो लिखेंगे। ठीक है, रेशो यही लिखेंगे। बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n and my2 minus ny1 upon m minus। ठीक है, तो वैसे तो मैं एक चीज बताता हूं, देखो आपको एक्सटर्नल डिवीजन निकालना हो ना कभी भी, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी है ना, मैं डायग्राम तो यही बनाऊंगा। सर ज्यादा अच्छा है कि आप ये डायग्राम मत बनाना, ये डायग्राम बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा अच्छा है कि डायग्राम तो आप यही बनाओ, बस उसमें प्लस की जगह पे क्या ले लेना, माइनस ले लेना, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा डायग्राम मत बनाओ, उसमें अपन कंफ्यूज हो जाता है। डायग्राम यही बनाओ, प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस की जगह पे अपन क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला में लगा के बता भी देता हूं आपको, तो इजी रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन रिपीट कर दीजिए, एक्सटर्नल डिवीजन रिपीट कर दीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन वो सेम है, दोनों केस बिल्कुल सेम है। एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट जो है उस लाइन के, जैसे आपको बोला जा रहा है कि ए बी
वो पॉइंट P m/n के रेशियो में, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट A है 3,1 और पॉइंट B है 5,3, ठीक है। इस AB को 2:1 के रेशियो में, ठीक है, अपन दो पॉइंट निकालते हैं। पहला 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और सेकंड 2:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, पहले फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा हमेशा 3,1 5,3 2:1, ये 2 ये 1। इंटरनली के लिए भी मैं यही डायग्राम बनाऊंगा, एक्सटर्नली के लिए भी यही डायग्राम बनाऊंगा। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली में माइनस लूंगा। फॉर एग्जांपल पहले इंटरनली की बात करूं, यदि पहले इंटरनली की बात करूंगा तो 2 × 5 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 + 1, और इधर लेंगे तो 2 × 3 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 13, 10 + 3 13/3, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7/3। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे, तो यदि एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाओ, आप डायग्राम यही बनाओ, यही सेम फॉर्मूला लगाओ, बस यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 2 × 5 this into this minus this into this upon 2 - 1, और 2 × 3 minus 1 × 1 upon 2 - 1। तो ये आ गया 5 2 जा 10 - 3 7, और 3 2 जा 6 - 1 5, ये 7,5 आ जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एग्जैक्टली ये डिफरेंस क्या आया, ये पॉइंट कहां पर आया, ये पॉइंट कहां पर आया। तो डिफरेंस ये है बेटा कि आप ये देखो कि मेरा पहला पॉइंट था 3,1, लेट्स से 1 2 3,1, ये वाला पॉइंट आ गया, लेट्स से इसको ए पॉइंट बोला, और 5,3 4 5 1 2 3, दिस इज 5,3, ठीक। ये ए है, ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इंटरनली जो पॉइंट आपने निकाला है 13/3 7/3 13/3 हो गया 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हाँ बस यही मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला तो सेम है, बस आप यहाँ पे प्लस प्लस, इसीलिए तो मैंने बोला था कि आप, हाँ, डायग्राम से समझना हो कि एग्जैक्टली एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है। तो वो ये होता है कि पॉइंट उस लाइन के या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना। और फॉर्मूले की बात करनी है तो फॉर्मूले तो मैंने, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप तो लाइन ऐसी बनाना, बस फॉर्मूले में चेंज कर दें। अब डायग्राम से ही समझ लो कि एग्जैक्टली अपन किस टाइप की बात कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपने जो भी पॉइंट आप इंटरनली डिवाइड करोगे वो इस ए बी के बीच में आएगा, कंफर्म, ए बी के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने इंटरनली ये जो 13/3 7/3 निकाला होगा ना, 13/3 हो गया 4 पॉइंट समथिंग, तो वो यहां पर आएगा। लेट्स से दिस इज पॉइंट, ये 13/3 4/3, तो ये जो हो गया ना, ये 2:1 हो गया, ये वाला 2:1 हो गया। दिख रहा है कि नहीं कि डायग्राम बड़ा बनाओ, इधर बना दूं बड़ा, यहां तक दिख रहा है, इधर बना देता हूं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम। तो ये 2 है और ये 1 है, ये 13/3 7/3 हो गया, ठीक है। ये इंटरनली हो गया। अब एक्सटर्नली में मैं क्या बोलूंगा कि एक्सटर्नली में पॉइंट जो है वो ए बी के बीच में नहीं आएगा, या तो आपको ए बी को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा और या आपको ए बी को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा। आप बोले कैसे पता लगेगा किधर एक्सटेंड करना है, जिसका रेशियो ज्यादा है मतलब उससे डिस्टेंस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 2:1 है, तो मतलब ए से डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बी, ए से डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ना एज कंपेयर टू बी। तो इसका मतलब इसको इधर की साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहां पे लेट्स से पॉइंट पी डैश आ जाएगा, पी डैश आ जाएगा, ठीक है।
ये पी डैश आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये 7,5 है। और ये अदरवाइज एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जैसे ये आपने 2:1 बोला ना, ये 2:1 बोला तो यहां से लेके यहां तक ये 2 हो गया और यहां से लेके यहां तक 1 हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो इनडायरेक्टली, यदि आपको रेशो की गणित समझ में आए थोड़ी सी, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट 2 बोल रहे हो और यहां से लेके यहां तक का पार्ट आप 1 बोल रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि ये जो P होगा ये इसका मिड पॉइंट हो रहा होगा? क्या लगता है? P जो हो रहा होगा वो उस AP का मिड पॉइंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, है ना। आप फॉर्मूला लगा के देख लो, फॉर्मूला भी बन रहा है आपका 3 + 7 10/2 5 आ रहा है, 1 + 5/2 6/2 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब कोइंसिडेंटली हो गया, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ऐसा हमेशा कुछ नहीं होगा, कोइंसिडेंटली रेशियो ऐसा बन गया कि हाँ भाई ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम आ गई, है ना। मेरा समझाने का मतलब बस इतना सा था कि जब भी अपन कोई बोलते हैं कि ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो उस लाइन के बाहर की साइड होता है, या तो उस लाइन को आपको इधर की साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा और या उस लाइन को इधर की साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, डिपेंड्स रेशियो किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ये समझ नहीं आया रेशियो का मिड पॉइंट सेम है, ये समझ नहीं आया रेशियो का मिड पॉइंट सेम है, आप मत कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस क्वेश्चन में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो वाली चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी, उसमें आपको बेसिक गणित लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझा भी नहीं पाऊंगा भाई। मैंने बोला यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो फिर मैं यही बोलूंगा ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं यही बोलूंगा ना कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो वो सिंपल कैलकुलेशन वाली बात है ना, उसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाया है वो, ठीक है, राइट। कंक्लूजन बस ये है कि आपको एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस लगाना है, इंटरनल में प्लस लगाना है, बस, और कोई कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। चलो, है ना। अब इसमें एक रिवर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, जैसे रिवर्स कैलकुलेशन के आप लोगों ने क्वेश्चन भी करे होंगे कि आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपको रेशो निकालना है कि हाँ भाई ये पॉइंट है तो किस रेशो में अपन डिवाइड करेगा वो, ठीक है। तो उस पर अपन कर लेते हैं। जैसे एक रिवर्स टाइप की कैलकुलेशन में बताता हूं आपको, इन व्हाट रेशो डस द लाइन, in what ratio does the line joining point 1, 2 and 1, 2 and 4, -3, in what ratio does the line joining point 1, 2 or 4, 3 divided by first x-axis and second y-axis, ठीक है। 1, 2 और 4, -3 को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है और y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। लेट x एक्सिस डिवाइड्स λ/1 रेशियो, ठीक है। तो λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है,
तो 1,2 4,-3 मान लेते हैं ये P पॉइंट है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर। ठीक है, तो यदि ये x एक्सिस पे है तो बताओ बच्चों x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y की वैल्यू 0 होती है ना। तो मुझे x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता कितना आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है कि 0 आना चाहिए। x कोऑर्डिनेट नहीं पता लेकिन y कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है ना, 0 आना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो, x निकालना हो तो निकाल सकते हो। 4λ+1 अपॉन λ+1 और -3λ+2 अपॉन λ+2। x कोऑर्डिनेट नहीं पता कितना आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कंफर्म है कितना आना चाहिए? y कोऑर्डिनेट कंफर्म है कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट ये उधर जाके 0 हो जाएगा। 3λ=2, तो λ=2/3। तो 2/3:1 बोलो, और या फिर इसको 2:3 का रेशियो भी अपन बोल सकते हैं। दैट इज सेम। ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, y एक्सिस का निकालो तो, y एक्सिस का निकालो तो y एक्सिस का कितना आ रहा है? -1/4 आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो y एक्सिस में क्या करेंगे? सेकंड केस y एक्सिस। तो y एक्सिस में क्या करोगे बताओ बच्चों? x की वैल्यू 0 करोगे। तो x की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूंगा तो 4λ+1 अपॉन λ+1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/4 आ रहा है। रेशो नेगेटिव आ जाए, रेशो नेगेटिव आने का मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशो नेगेटिव आने का मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो आपके पास दो तरीके हैं आंसर लिखने के। या तो आप सीधे सीधे -1:4 लिख दो तो भी चलेगा, सीधा -1:4 लिख दो तो भी चलेगा, और या फिर दूसरा तरीका क्या है? 1:4 एक्सटर्नली, ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों एक ही तरीका है। तो कभी भी आपने रेशो निकाला या रेशो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये जो y एक्सिस वाला पॉइंट है, जो y एक्सिस वाला पॉइंट है, ये इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब क्या है? अरे एक्सटर्नल अभी बताया ना बेटा, एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब वो पॉइंट बाहर होगा उस लाइन के। ठीक है, नेगेटिव आने का मतलब एक्सटर्नली है, और एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट लाइन के बाहर है। डायग्राम से देख लो, आप डायग्राम से देख लो। 1 यहाँ पे आ रहा है, 1,2 पॉइंट यहाँ पर आया, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है 2 3 4 1 2 3, ये बी पॉइंट है 4,-3। ठीक है, आप देखो एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड कर रहा है वो तो बीच में आया ना इसके, इसलिए एक्स एक्सिस जो है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मैं साफ साफ डायग्राम देख के बता सकता हूं कि एक्स एक्सिस इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जबकि वाई एक्सिस यदि मैं देखूंगा तो ये रहा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इस AB के इधर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वाई एक्सिस कैसे डिवाइड कर रहा है? इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसका रेशो नेगेटिव आया है। आई की नहीं बात समझ में? बताओ ठीक है, राइट, वेरी गुड। तो आपको कभी भी जब रेशो निकालना हो, उल्टा करना हो, तो आप क्या करोगे?
सीधे सीधे λ/1 मान लेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है वो इंटरनली है एक्सटर्नली है, मैं तो सीधे सीधे हमेशा, आप बोलो कैसे पता लगेगा कि इंटरनली, आप तो हमेशा λ/1 ही मानेंगे, आप तो हमेशा λ/1 मानेंगे। यदि λ/1 पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और λ/1 यदि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। अभी नहीं पता बेटा मंडे का, पार्थ अभी नहीं पता मेरे को मंडे का, अभी शेड्यूल आएगा तभी पता लग पाएगा। लिख लिया सबने? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब, हालांकि ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने तो कभी देखा नहीं है इसका क्वेश्चन कहीं पर मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज मैंने तो क्वेश्चन कहीं देखा तो नहीं है इसका। ठीक है, इफ पॉइंट P divides AB internally in m/n ratio and Q, point P divides AB internally in m/n ratio and Q divides AB externally, P divides AB internally in m/n ratio and Q divides AB externally in m/n ratio, है ना, जैसे अभी अपन ने करा भी था ना क्वेश्चन, अभी अपन ने क्वेश्चन करा भी था, ठीक है, राइट। नहीं, वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट नहीं है, ये अलग ही है, ठीक है, कि P मतलब कोई नेमिंग कर रखी है उसने एक तरह से, P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, और Q AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, देन P and Q are called harmonic conjugate with respect to each other. Harmonic conjugate with respect to each other. With respect to, WRT मतलब with respect to. If point P divides AB internally in m/n ratio and Q divides AB externally in m/n ratio, then P and Q are called harmonic conjugate with respect to each other. अभी अपन ने क्वेश्चन करा था ना, याद है, उसमें अपन ने पहले 2:1 का इंटरनली निकाला था और फिर 2:1 का एक्सटर्नली निकाला था, तो एक तरह से आप उन दोनों पॉइंट को एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और लिख के बता देता हूं, मान लो कि मैंने बोला ए पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है 3,4। मान लो कि एक पॉइंट P है, ये इसको 3:4 में इंटरनली डिवाइड करता है, और सेम ऐसा का ऐसा पॉइंट Q है जो इसको 3:4 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, यदि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4/7, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8/7, तो ये हो गया मेरे पास 13/7 और ये हो गया मेरे पास 20/7। ठीक है, इधर से लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 3 3 जा 9 प्लस 4/7 और ये आ गया 4 3 जा 12 प्लस 8/7। ओ सॉरी, इसको तो एक्सटर्नली करना है ना,
इसमें एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यदि इसमें एक्सटर्नली कर रहा होगा, इसमें एक्सटर्नली कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 एंड 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3 माइनस 4। सो दैट इज 9 माइनस 4 मतलब माइनस 5 एंड माइनस। ठीक है, ये एक्सटर्नली वाला पॉइंट आ गया, ये इंटरनली वाला पॉइंट आ गया। तो लेट्स से मैं ये पॉइंट P बोल रहा हूं, ये पॉइंट Q बोल रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। Q is the harmonic conjugate of P और P is the harmonic conjugate of Q। ठीक है, और इसका मतलब बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि AP it implies AP AB AQ are in HP। AP AB AQ are in HP, ये तीनों HP में होते हैं। और ये तीनों HP में होने का मतलब ये हो गया कि 2 by AB is equal to 1 by AP plus 1 by AP। 2 by AB is equals to 1 by AP plus 1 by AP, ऐसा अपन लिख सकते हैं। 2 by AB is equals to 1 by AP plus 1 by AP। ठीक है, HP में कैसे होंगे वो एक्चुअली है ना, अपन सेक्शन फॉर्मूले से बता सकते हैं। वैसे तो वो सेक्शन फॉर्मूले से भी आ जाता है। और बाकी आप डिस्टेंस देखो, ये A है सही, ये P है सही, AP की डिस्टेंस निकाल लो, AB की डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और AQ की डिस्टेंस निकाल लो। तीनों डिस्टेंस अपने पास आ जाती है। ठीक है ना, याद रख लो आप, बहुत ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब वो डेरिवेशन हो तो जाता है, इज इक्वल टू K करके अपने को करना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। पर आप तो सीधा सीधा ना याद रख लो, क्वेश्चन आता भी है तो याद रख के काम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब आपको जैसे कैसे पता चलेगा कि HP में है, HP की कंडीशन लगा के, ये वाली कंडीशन लगा के, ये कंडीशन लगा के पता लगेगा कि HP में है कि नहीं। और नहीं तो ये हमेशा फिक्स, हमेशा HP में ही आएगा, हमेशा HP में आएगा। जो ये डेफिनेशन है ये हमेशा HP में ही आता है कि आप सेम एक बार इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट निकाल रहे हो और सेम एक बार आप एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट निकाल रहे हो। इंटरनल डिवीजन वाला P है Q है, तो हमेशा ये फिक्स ही है कि AP AB AQ हमेशा। ये इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये है ना, ये इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा आता है एक्चुअली। ये इस वाले केस के लिए जो है ना हमेशा आता है वो सा, मैं केवल इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, वो हमेशा ही आता है इसलिए। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, वो अभी पहले जो 2:1 वाला लिया ना, 2:1 वाला, वो भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट आप बोल सकते हो एक तरह से। अच्छा, इसमें ये वाली कंडीशंस तो सबको याद है ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। ये तो सबको आता है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, नहीं याद हो तो ये एक बार कंडीशंस मॉड्यूल में लिखी हुई है, सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 8 9 10 से, है ना। हाँ, ये याद है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाते हैं वो। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आता है मेन स्टार्ट होता है ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल से पहले ट्राइंगल में किस किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबको ही आता है, ठीक है ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यदि मैं बात करूंगा तो सबसे पहले है सेंट्रोइड।
centroid. What is centroid? Centroid is the intersection point of medians. Intersection point of medians. Centroid is the intersection point of medians. ठीक है? And what is median? Line joining vertex. Line joining vertex to midpoint of opposite side. ठीक है? मीडियन, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ए बी सी, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, ये डी, एक मीडियन एडी हो गई, एक मीडियन बी ई हो गई और एक मीडियन सी एफ हो गई. एडी बीई एंड सीएफ. ना इन सेंटर नहीं है, मिक्स मत करो. देखो 4 पॉइंट में बताऊंगा, मिक्स मत करो उनको कुछ भी, बिल्कुल अलग अलग, सब चारों पॉइंट बिल्कुल अलग अलग है. ठीक है ना, आपको सब आता है पर एक बार फिर से क्लियर कर लो. ठीक है, सेंट्रोइड. ठीक है, और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो, लेट्स से इसको सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो, जी को यदि मैं सेंट्रोइड बोलता हूं तो सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन, याद है, इन 2:1 रेशो फ्रॉम वर्टेक्स. वर्टेक्स से चलते हुए 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है. ठीक है, मीडियन मतलब मैंने जितना बोला है बस उतना ही है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है. मीडियन मतलब जितना बोला है उतना ही. मैंने क्या बोला है, मीडियन की लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. ठीक है, केवल और केवल ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. यहाँ पे 90 डिग्री होना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल होना कंपलसरी नहीं है. केवल और केवल यदि मैंने बोला है ये मीडियन है, तो मीडियन बोलने का मतलब मैंने एक ही चीज बोली होगी कि इसको अपन ने मिड पॉइंट से ज्वाइन करा है, बस और कुछ नहीं बोला है. ठीक है, निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट. यदि ये मिड पॉइंट है तो आपको पता ही है x2 + x3/2 होगा, y2 + y3/2 होगा. और यदि ये a है, ये b है, तो फिर सेक्शन फॉर्मूले से आपके पास इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ये है, और ये अपन मान लेते हैं सेंट्रोइड, ये 2:1 का रेशो है, और ये डी पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे. कितना होगा, 2 into this, ये कैंसिल, 1 into this upon 2 + 1, x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3. आता है सबको, निकाल सकते हैं ना. एक प्रॉपर्टी और आप चाहो तो लिख सकते हो, इन एनी ट्राइंगल if we form a triangle joining midpoints of sides, then both triangle have same centroid. एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का रिजल्ट है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का रिजल्ट है. सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं, मिक्स मत करो चीजों को. ठीक है,
वो ट्राइंगल, हाँ सिमिलर, अच्छा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक 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 है, ठीक है, सिमिलर तो हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन एनी ट्राइंगल इफ यू फॉर्म अ ट्राइंगल जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, यदि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले, मतलब ये मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, ठीक, तो इट मींस ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ सेम सेंट्रोइड, सेम सेंट्रोइड, ठीक है, हाँ हाँ सिमिलर हो, ठीक है। और निकालना है, आप बोलो सेम कैसे आएंगे, कुछ मत करो, आप डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए थे ना, ई के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, x3 प्लस x1/2, y3 प्लस y1/2, और ऐसे ही f के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे ना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, एंड द रिजल्ट एंड दिस कि ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यदि मैं इसका सेंट्रोइड निकालूंगा, इसका सेंट्रोइड कैसे निकालूंगा, देश प्लस देश प्लस देश बाय 3 करूंगा, तो बाय 3 करेंगे तो वापस से x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आ जाएगा। इसलिए आई कि नहीं बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं बात, सबको क्लियर है ना, वेरी गुड। हाँ एरिया का रेशो 1:4 का होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, तो कभी आपको मिड पॉइंट देख के तो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, एक मिनट समझ लेना, क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ठीक है, कि आपको मैंने मिड पॉइंट दे दिया, अब आपको एबीसी का सेंट्रोइड पूछा है, मैंने आपको ट्राइंगल के एबीसी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, मैंने केवल सीधे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, और आपसे पूछा है कि एबीसी का कोऑर्डिनेट, एबीसी का सेंट्रोइड बताओ, तो अपन क्या कर लेंगे, डीएफ का सेंट्रोइड निकाल लेंगे, वही आपका एबीसी का भी सेंट्रोइड हो जाएगा डायरेक्टली। लिख लिया, नहीं लिखा, चलो लिख लो, तो लिख लो लिख लो। सेकंड है इन सेंटर, इन सेंटर, नहीं नहीं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अलग आएगा बेटा, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल अलग आएगा, नहीं मराठी नहीं आती है आदित्य त्रिपाठी, मराठी नहीं आती है, ठीक है। इन सेंटर बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा अपने पास, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर तो सबको पता ही है कि क्या होते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल भी इक्वल, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है।
ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। ठीक है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में बता देता हूं, फिर अपन डेरिवेशन कर लेंगे। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c and ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, where a b c are sides of triangle ABC are the sides of triangle। ठीक है, हाँ, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर का एक रूल याद है आपको, एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, इट डिवाइड्स, याद है, ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ, in the ratio of sides containing the angle। याद है एक प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। याद है कि नहीं, याद आ रहा ये वाली प्रॉपर्टी? है ना? हाँ चलो, तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल a मान लेते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल b मान लेते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल c मान लेते हैं। वो फिक्स रहता है, a की ऑपोजिट साइड स्मॉल a, b की ऑपोजिट साइड स्मॉल b, c की ऑपोजिट साइड स्मॉल c। तो मैंने क्या बोला है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर बनाया, C to B का रेशियो, BD अपॉन CD इज C to B का रेशियो। तो यदि ये C to B का रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला में लगाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दिस अपॉन B प्लस C एंड by2 प्लस cy3 अपॉन B प्लस C। बताओ बच्चों, क्लियर है यहां तक का पार्ट? ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, डिवाइड्स द, ये ऑपोजिट साइड है, इट डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये एंगल किसके साइड से मिलके बना है? C और B से मिलके बना है, तो ऑपोजिट साइड का रेशियो C to B का होगा। तो B पता है, C पता है, रेशियो आ गया, तो सेक्शन फॉर्मूले से ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं यहां तक? किसी को कोई डाउट है? प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी तो डाउट याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी लगा के सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब एक छोटा सा केस आप बताना, मान लो मैंने बोला टोटल लेंथ है इसकी a, इसकी टोटल लेंथ है a, है ना, और ये रेशियो है C to B का, है ना। मान लो ये P R Q, एक सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, आपको याद भी होगा सिंपल मैथमेटिक्स। ये टोटल लेंथ A है, ये C to B का रेशियो है, तो PR, याद है PR कैसे निकालते हैं अपन? PR, ठीक है, जो पार्ट निकालना है वो अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल लेंथ। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ठीक है, टोटल लेंथ A है और रेशियो C to B का है, और ये वाला पार्ट निकालना हो तो ये अपॉन सम ऑफ द रेशियो C प्लस B इंटू टोटल लेंथ। याद आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है, अब ये 2:3 के रेशियो में है, तो आपको ये वाला पार्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 2/2 प्लस 3 इंटू 10, ऐसे निकालते हो ना? हाँ बहुत बढ़िया, बस। तो BD आ गया, BD की ये एक तरह से BD तो निकाला मैंने,
ध्यान से देखो तो ये BD आ गया अपने पास, टोटल लेंथ है A, ये C टू B का रेशो है, तो BD कितना आ गया आपके पास, BD कितना आ गया, AC अपॉन B प्लस C आ गया, BD आ गया AC अपॉन B प्लस C आ गया। ठीक है, नाउ ये लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ आ गई, ये लेंथ तो C है ही सही। अब आप ध्यान से डायग्राम देखोगे, यदि बच्चों ध्यान से डायग्राम देखो तो यदि मैं ट्राइंगल ABD की बात करूं, बताओ बच्चों, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD की बात करूं, इसको आई बोल देता हूं, इन सेंटर को आई, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD में अगेन BI इज द एंगल बाइसेक्टर, दिख रहा है कि नहीं, और यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये ऑपोजिट साइड मतलब AI अपॉन ID का जो रेशो है, दिस अपॉन दिस मतलब C अपॉन BD मतलब BA अपॉन BD, BA है C और BD है AC अपॉन A प्लस C, B प्लस C सॉरी, तो ये आ जाएगा B प्लस C अपॉन, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। तो अगेन ये आप यहां से लेके यहां तक एंगल बाइसेक्टर बोलो, या चाहे यहां से लेके यहां तक बोलो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तो रहेगा ना भाई, इतनी लाइन भी है तो भी एंगल बाइसेक्टर तो रहेगा ना इस ट्राइंगल में भी। तो ये इस ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड हो गई, तो अगेन AI अपॉन ID का रेशियो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये वाली लेंथ C है और ये BD लेंथ अपन ने निकाली सही, सो दिस अपॉन दिस मैंने कर दिया, तो B प्लस C अपॉन A आ गया आपके पास। ठीक है, AI अपॉन ID, तो AI अपॉन ID का रेशियो आ गया B प्लस C अपॉन A। ठीक, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे वापस से, दिस इनटू दिस इनटू दिस, तो आपके पास सीधे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, दिख रहा होगा, दिस प्लस दिस करोगे नीचे ये आ रहा, दिस इनटू दिस करोगे, दिस इनटू दिस करोगे, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं बच्चों 1 मिनट में, ठीक है, अपना टाइम भी खत्म हो गया, 1 मिनट में मैं रिकैप कर देता हूं, फिर से समझ लेना। ट्राइंगल ABC था, A की ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B की ऑपोजिट साइड स्मॉल b, C की ऑपोजिट साइड स्मॉल c। प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, दो ही फॉर्मूला लगाया, दो के अलावा तीसरा फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, तो इसका रेशियो ये मिला, ये रेशियो आ गया, ये सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, नंबर 1, ठीक। नंबर 2, यहां से ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो इस इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, बस एक छोटा सा काम करा, ये वाली लेंथ मैंने निकाली है, बेसिक मैथमेटिक्स, ये लेंथ आ गई, इन दोनों का रेशियो आ गया, फिर से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, रेशियो है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है आपको। आई कि नहीं बात समझ में? बताओ बच्चों, अभी भी डाउट है क्या किसी को? 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बस ये रेशियो अपन ने निकाला अलग से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे सब बच्चों, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए एंड करते हैं, अब आपकी नेक्स्ट क्लास भी है ना, ठीक है। चलो तो मैं एंड कर रहा हूं बेटा, है ना, आप दोबारा से एंटर कर लेना उसमें, है ना, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं, आप दोबारा से एंटर कर लेना उसमें, ठीक है ना। अजीत सर आ गए शायद से, अजीत सर आप आ गए क्या? अच्छा अजीत सर आ गए क्या? हाँ, तो चलो अजीत सर आ गए हैं, तो फिर आप मैं इसको अभी यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, हाँ 10 मिनट का ब्रेक ले लो, तो अजीत सर 4:08 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4:08 पे, ठीक है अजीत सर, है ना, हाँ चलो ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, चलो ठीक है, ओके देन बाय बाय, थैंक यू अजीत सर।